चले भाई, गुड मॉर्निंग। कुछ होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था? टेस्ट है ना संडे सैटरडे को, तो कैसे कर रहे हो? दिखाओ, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। वही पढ़ के आना जो किताब में लिखा गया, आपकी कॉपी में लिखा है वही क्वेश्चन आएगा, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है जाके। अब कितना आप याद कर सकते हो ये टैलेंट आपके ऊपर है। हाँ, याद नहीं होगा तो वो तो होगा ना, अभी इतना डरने वाली बात क्या है? वो होगा चीज, वो होगा अभी। मैं क्या बोला? मैं अभी क्या बोला? टॉपर को ये पता है टॉप कैसे करना है। बात समझ में आ गया ना? टॉपर को पता है टॉप कैसे करना है। आपको सीखना पड़ेगा अब कि आपको नंबर कैसे लाना है। समझ में आ गया ना? क्योंकि टॉपर मेहनत कितने सालों से करते आ रहा है, पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक टॉप करते आ रहा है। अब उसको तुमको टक्कर देना है तो तुमको तो तरीका ढूंढना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। क्यों बोलते हैं कि भाई जो टॉपर आदमी है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा यार? कारण यही है भाई। आपके पीएससी में कौन लोग हैं? आईआईटी और एनआईटी वाले आ रहे हैं। पिछले बैच में आईआईटी वाले थे 2-3 लोग, अभी सिलेक्ट हुए हैं डीसी एक एससी कैटेगरी से। क्या नाम है याद नहीं आ रहा मेरे को, बीआईए में टेस्ट दे रहे थे, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो आईआईटीएन है। सुना गया ना? साइंस वाले क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा? साइंस बैकग्राउंड वाले सिलेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब भी 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की बात आती है तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हमेशा साइंस लेता था, और वही ब्रिलियंट स्टूडेंट इंजीनियरिंग के उस दौर में जाके। बात समझ आ गया ना? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइंस वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, कारण ये है कि वो शुरू से मेहनत करते आ रहा है, उसको टॉप करने आता है, चीज़ों को याद कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ें उसको आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्कूल में मैटर करता है। आप किस स्कूल से आए हो, सरकारी में पढ़े हो कि प्राइवेट में पढ़े हो कि डीपीएस में पढ़े हो केपीएस में पढ़े हो, ये भी बहुत मैटर करेगा। अब उस चीज को आपको क्या करना है, अभी सुधार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम भी सरकारी से ही पढ़ के आए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा अभी। ये चीज जान लो। अब ये भी चीज जान लो कि आपका जिंदगी अब अलग है दूसरों से, है ना? दूसरे को देख के कंपेयर नहीं कर रहा है कि वो शादी में घूम रहा है, वो परिवार में ये इस फेस्टिवल में जा रहा है, वहां जा रहा है, उसके घूम रहा है, ये मूवी देख रहा है। वो जिंदगी आपका अब नहीं है, ये भी जान लो। आपका जिंदगी अलग है। तो वही बोल रहा हूँ, इतना घबराने का हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है कि मेरे से याद नहीं हो रहा, जो भी नहीं हो रहा। ऐसे आदमी से मिलो या सीखो जो कैसे उस चीज को याद कर रहा है, पूछो। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। ये लोग किए हैं, ऐसा नहीं कि एक महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रोसेस है भाई। आपको कुछ आसान क्वेश्चन लिखने दिया जा रहा है, कुछ टफ क्वेश्चन लिखने दिया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप आसान क्वेश्चन लिख के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। टफ क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा, इवन बन भी नहीं रहा है तो देख के आओ कम से कम। नेट में सर्च मारो, नेट को पढ़ो और लिखो। हम ये देखना चाहते हैं कि आप पढ़ने के बाद लिख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, आपके वर्ड पावर है कि नहीं, सिर्फ अभी ये चेक कर रहे हैं। समझा रहा? वर्ड पावर कि आप पढ़ने के बाद उसको क्रिस्प शॉर्ट में कैसे लिख पाते हो। मैं ये भी सही देख रहा हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप आंसर लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, कंटेंट अच्छा है कि नहीं, ये सब का मैटर नहीं है अभी। बस समझ आ गया ना? तो घबराने वाली बात नहीं है। जो होमवर्क दिया जाता है पहले तो वो करके आओ, सिंपल सी बात यही है। हम हर दिन नहीं बोलेंगे कि करके आओ भाई करके आओ, 2-4 दिन बोलेंगे, उसके बाद अपना देख लो भाई। सिंपल सी बात वही है। बड़े बड़े कोचिंग में जाओ, कोई एक कॉपी चेक नहीं करने वाला। समझ आ गया ना? कोई कॉपी चेक नहीं करता है, ये जान लो। सिर्फ आप फीस देने जाते हो, ये मैटर समझ में आ गया ना? तो ध्यान देने सब चीज मैटर नहीं करता है। ईमानदारी से पहले तो पढ़ो, कम से कम जो पढ़ाया जाए डेली वही पढ़ो, कुछ मैटर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, आपका पढ़ाई ही मैटर करेगा। सब बाहरी चीजों को सब इग्नोर करो चीजों को, ठीक है? रिवीजन लिया करो। रिवीजन करके आते हो डेली? सुबह उठ के या शाम को रिवीजन करते हो तो कैसे याद नहीं होगा? अगर रिवीजन कर पा रहे हो मतलब यहाँ बोल पाओगे। हो सकता है कि यहाँ भी थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा कि अभी थोड़ा सा होता है ना कि बाहर अपने घूमे हुए नहीं रहते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है? हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाने आते थे पहले, हम लोग भी पहले हाथ पैर कांपता था यहाँ पे स्टेज खड़े होने में। वो कॉन्फिडेंस धीरे से आएगा आपको, अभी अचानक से नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ को इतना ज़्यादा मेंटली दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस है, प्रोसेस को एंजॉय करो बस, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे लास्ट क्या हुआ था, दोरला। दोरला में 3 हम लोग देखे थे ना। किसी का फर्स्ट क्लास है क्या आज? फिर क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए।
दीवान, दीवान कहाँ से? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बीएससी कहाँ से? जांजगीर से। यहाँ से जांजगीर कैसे? तो पहले जांजगीर में थे? अच्छा, मेरे को लगा नकल चलता वहां करके तो नहीं। चलो ठीक है, जांजगीर वाले बदनाम हो चुके हैं ना, अब कैसे करोगे? बीच में एक और आया था पेपर में अभी, कौन सा बीएड वाला फर्जी दे रहा है, क्या नाम है उसका? अरे ना, है ना कोई जांजगीर में एक बीएड वाला कोई कॉलेज, क्या नाम, महारानी क्या क्या, जगरानी, जगरानी वाले, मतलब बड़े बड़े पोस्टर एक आया था, शुरू से है। अच्छा, उसमें पूरे चल रहा था कि किस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है करके। ठीक है चलो आगे। कोरकू का थापटी हो चुका था ना, ढांडल भी हो चुका था, पूरा हो चुका था मतलब। चलो ठीक, आगे। उरांव, उरांव, थोड़ा सा रट्टा मारने आना पड़ेगा भाई आपको ना। अब हो सकता है कि आपको कुछ समझने का हो, ज़्यादा चीज़ें समझने का चीज़ आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, साइंस मिलेगा, मैथमेटिक्स में समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट मिलेगा समझने के लिए, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको याद करने आना चाहिए। इतना तो है, पीएससी का खेल ही है भाई। यूपीएससी वाले पीएससी ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं, क्यों? रटना ज़्यादा है यहाँ, और सिलेबस यूपीएससी में सीजीपीएससी का कितना है? आधा है। जितना सिलेबस छत्तीसगढ़ पीएससी में है, भारत के किसी पीएससी में नहीं है। पता है कि नहीं पता है? हाँ, ये जान लो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। एक पेपर, जैसे कि हर पेपर में देख लो, साइंस में देख लो, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में तीन अलग अलग, एप्टी, रीजनिंग, 10वीं का गणित और वैदिक गणित। इसके बाद टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है। तो इस सब का थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसमें डाल दे, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है, समझा के ना? तो थोड़ा सा बस आराम से इसको लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। लास्ट में कोई भी कोचिंग का सिर्फ एक ही चीज काम आएगा, वो है नोट्स। कितना अच्छा प्री का और मेंस का नोट्स दे पा रहे हो। दूसरा चीज ये कि आप साथ साथ पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। सकता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो आज, कल के डेट में पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास एक ही चीज काम आएगा, नोट्स। हो गया ना, शादी होगी हो गया, चलो भाई अब शादी से मुंह हट गया है, अब एक काम करते हैं, पढ़ ही लेते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज होता है। हालांकि लड़के लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, शादी भी नहीं होगा, कैसे भाई? आगे लिखेंगे। उरांव का क्या क्या बताया था मैं? एक ही बताया था क्या? सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य। इस बार के बजट में जो अखना सिस्टम है उरांव का, है ना, उस पे फोकस किया गया इस बार बजट में, कि सरगुजा क्षेत्र में बहुत सारे अखना सेंटर बनाए जाएंगे ट्राइबल्स के जो भी कल्चरल एक्टिविटी उसको प्रमोट करने के लिए। कल मैं पढ़ रहा था बजट, तो देख ध्यान में आया थोड़ा सा। देखो, जब भी ऐसा माना जाता है कि साल के वृक्ष में फूल खिलते हैं, ऐसा माना जाता है सामान्यतः चैत्र में। चैत्र भी हुआ, ठीक है ना? चैत्र माना जाता है कि चैत्र की पूर्णिमा के समय जो है, जो उरांव ट्राइब्स है, जब भी साल में फूल खिलते हैं, है ना, तो उस समय जो है एक नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं सरहुल नृत्य। सरहुल जो है, आपने पढ़ा होगा सरना देवी, पढ़े ना हम लोग, सरना देवी की साल के वृक्ष में एक देवी का वास मानते हैं, उसको बोलते हैं आप सरना देवी। तो धार्मिक क्या करने के लिए? प्रसन्नता के लिए, मतलब अपने आदि देव को खुश करने के लिए क्या करते हैं? एक नृत्य करते हैं जिसको बोलते हैं लोग सरहुल डांस। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखते हो, है ना, तो ये ध्यान भी देना है कि सोशल एक्टिविटी हो चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, अभी मैं हालांकि लिखवाऊंगा उसको, जितना भी सोशल एक्टिविटी है या फिर कल्चरल एक्टिविटी है, डिपेंडेंट होता है स्पिरिचुअल और धार्मिक पे ही, है ना। तो आप देवी देवताओं के बारे में दोनों बता सकते हैं, सामाजिक में भी और सांस्कृतिक में भी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आजकल ट्रेंड चल रहा है इस्कॉन टेम्पल वाला, है ना, सब राधे राधे चल रहा है ना। थोड़ा सा टीआरपी उसका ज़्यादा आ गया अभी वर्तमान में। तो जितने भी लोग देखोगे कि
बोलते हैं कि कृष्ण जी के भक्त हैं, इस्कॉन वाले हैं, ये धार्मिक चीजें हैं, ठीक है। सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आपका वेशभूषा, रहन सहन उसके अकॉर्डिंग हो जा रहा है, तुलसी का माला पहन रहे हैं, ठीक है नहीं, और कुछ टीका लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फाइनली आज मैं मंदिर गया था करके, भगवान का दर्शन किया, है ना, आज से मैंने मांस मदिरा छोड़ दिया है। ये क्या है? सोशल एक्टिविटी है उसकी, समझ में आ रहा है? कल्चरल एक्टिविटी कैसे होगा? कैसे कल्चरल? डांस करते हैं, देखियो ना, जो कृष्ण भक्त लोग होते हैं वहां पे जाके डांस कर रहे हैं, वैसा भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि धार्मिक का प्रभाव सामाजिक लेवल पे पड़ेगा और सांस्कृतिक लेवल पड़ेगा। इसी प्रकार से जो जनजाति का जो धार्मिक चीजें हैं वो डिपेंड, वो किस पे इफेक्ट करता है? सोशल एक्टिविटी भी और कल्चरल एक्टिविटी भी, क्योंकि डांस गीत जितने भी मैक्सिमम जो कर रहे हैं वो अपने आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जो उनका सोशल एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है किससे? धार्मिक से, टोटम, गोत्र, है ना, कि हम एक ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा? हमको धार्मिक दंड मिलेगा। टैबू एक बताया था मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज को रखना, मैं भी लिखाऊंगा अलग उसको कि क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसको आपको आंसर में लिखना है, ठीक। ये पेपर में ऐसे आएगा, इस बार के टेस्ट में ध्यान रखना है कि किसी भी एक ट्राइब्स को आपको एक्सप्लेन करने बोला जाएगा और कौन कौन से डायमेंशन को बताना है आपको, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें सरुल डांस, सरुल नृत्य। अवसर, चैत्र पूर्णिमा पर, अंडरलाइन कर लेंगे, 2 से 3 बार पूछा गया है। चैत्र पूर्णिमा पर साल के वृक्ष में फूल खिलने पर उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा, और समझ में नहीं आएगा तो मार्च अप्रैल, ठीक है ना, ध्यान रखना है। याद हो गया हिंदी वाला? आगे लिखेंगे स्वरूप, स्वरूप में सबसे पहले लिखेंगे वेशभूषा, पुरुषों के द्वारा सफेद वस्त्र तथा पीला साफा। उसमें था क्या कल सरुल डांस? नहीं था ना, भेज दूंगा, चलो मैं, ये सब सर्च मारा करो, सब मिल जाता है। यूट्यूब में सर्च मारते हो ना कि बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऐसा करके, है ना, फिर दर्दीला सॉन्ग, ब्रेकअप हो गया तो एकदम दिल को ठीक करने वाला, तो ऐसा सर्च मारा करो कि ट्राइबल डांस मारोगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। आजकल अब ये सर्च मारना है, पीएससी वालों के लिए सब इंपॉर्टेंट है। आगे ठीक है, पीला साफा, पुरुष क्या करते हैं? सफेद वस्त्र और पीला साफा। महिलाएं सफेद वस्त्र के साथ बाल में बगुला का पंख धारण करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, एक जैसे हम लोग कल देखे थे 9 वर्ष वाला, नया वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चैत्र भी तो नया वर्ष ही है, तो ये भी क्या कर रहे हैं? नया वर्ष में अपने क्या कर रहे हैं? आदि देव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। सिंपल है, लिखेंगे आगे नेक्स्ट लाइन। इस जनजाति के द्वारा अपने आराध्य देव या देवी, आराध्य देवी सरना देवी, नया लोग याद रखेंगे, सरना देवी, सरोता किस्सा, सरना देवी को प्रसन्न करने हेतु एवं
पारिवारिक सुरक्षा, धन धान्य के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुष्ठानिक कार्य करते हैं, अनुष्ठानिक कार्य करते हैं या पूजा करते हैं, जैसा भी आपका सिंपल वर्ड। जैसे पढ़ते हो कभी कभी तो लगता है आपको कि ये टफ लैंग्वेज हो रहा है, तो तुरंत वहां पर अपना आसान लैंग्वेज पेंसिल से लिख दिया करो, है ना। उसको ऐसा नहीं कि हर बार जा जाकर अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक, ऐसा नहीं करना है। एकदम सिंपल रखो चीजों को कई जगह, है ना। आगे नेक्स्ट इसमें लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस दिन सभी लोग समूहबद्ध होकर साल वृक्ष के चारों ओर घेरा बनाकर सरहुल नृत्य करते हैं। घेरा बनाकर सरहुल नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र नीचे, पुरुषों के द्वारा मांदर, जबकि महिलाएं मंजीरा का वादन करती हैं। अतः यह नृत्य नए वर्ष में अपने, इसको लिखे क्या, प्रसन्न करने वाला लिख लिया क्या, प्रसन्न करने वाला लिख लिया, दीदी प्रसन्न करने वाला, हाँ। अतः यह नृत्य प्रकृति पूजा से संबंधित भी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तीन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। उरांव जनजाति का है सरहुल डांस, ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, ठीक है। कब हो रहा है, चैत्र पूर्णिमा में, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अभी तक यही प्रश्न पूछा गया है। बाकी आपके जितने भी चीजें बताई गई कि साल वृक्ष के आसपास डांस करते हैं, अनुष्ठानिक चीजें हैं, हालांकि लोग बलि भी देते हैं उस दिन, है ना, ये सब चीजें भी होता है, मुर्गा मुर्गी का बलि भी दे देते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी लिखाया गया वो मेंस में आपको जाके लिखना है। प्री के लिए सिर्फ 3 चीज याद रखना है आपको, समझ में आ गया ना, तो अंडरलाइन कर लेना है। और ये जो फैक्ट है वो आपके आंसर में भी होना चाहिए, ध्यान रखना है चीज को, ठीक है। आगे सरहुल डांस, नेक्स्ट लिखेंगे माड़िया। सरहुल एक ही बताया था ना बस उरांव में, ठीक है। माड़िया, माड़िया, माड़िया का सबसे इंपॉर्टेंट है पहला गौर नृत्य। गौर नृत्य, गौर नृत्य, ठीक है। गौर नृत्य नाम से ही चल रहा है चीजें कि कहीं ना कहीं एक जानवर लग रहा है आपको गौर, उसके शिकार संबंधित है ये, है ना। किस प्रकार से शिकार करने जाते हैं पुरुष, है ना, और शिकार से आने के बाद महिलाएं और पुरुष किस प्रकार से डांस कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। पुरुष इसमें जो है विशेष वेशभूषा धारण करेंगे, इसमें गौर का सींग लगाया जाता है, ठीक है ना, गौर का सींग, इसलिए इसको डांस क्या बोलते हैं, गौर डांस भी बोलते हैं, ठीक है। महिलाएं क्या धारण करती हैं, तीर रूढ़ी धारण करती है, बताया था ना, लकड़ी का छड़ी, याद है, हाँ, जिसको बोल लो अलग नाम से भी जानते हैं कि खंजरी ऐसा कुछ भी बोलते हैं, खंजरी नहीं, खुंजीर ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, त्रिरूढ़ी को ही। इस प्रकार का एक वेशभूषा धारण करते हैं और वाद्य यंत्र धारण करते हैं और एक
डांस करते हैं जिसको लोग बोलते हैं गौर डांस, और कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, लिखेंगे माड़िया जनजाति के द्वारा अवसर, अवसर थोड़ा साइड हेडिंग लिखा करो सब में, साइड हेडिंग सब में लिखा करो, ठीक है ना। मैं नहीं लिखा पाता तो घर में जाके लिखा करो, क्योंकि साइड हेडिंग दिमाग में रहेगा कि क्या क्या हमारे आंसर में रहना चाहिए और क्या क्या हमको याद रखना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऐसे थोड़ा बना के रखा करो, तो यही याद रहेगा आपको, बाकी चीज तो भूल जाओगे, फिर जो कहानी फिर बीच में छूट जाता है। ठीक है ना, लिखेंगे माड़िया जनजाति के द्वारा यात्रा पर्व के दौरान, यात्रा पर्व या गोंचा पर्व या आषाढ़ माह, तीनों याद रख लो। यात्रा पर्व, गोंचा लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। यात्रा पर्व, गोंचा पर्व या आषाढ़, ध्यान रखना है। गोंचा पर्व कब मनाते हैं? रथ यात्रा जब होता है जगन्नाथपुरी में, कब होता है? आषाढ़ में। उसी समय बस्तर के ट्राइब्स जो हैं क्या मनाते हैं? गोंचा पर्व मनाते हैं। इसके पीछे स्टोरी यही है कि काकतीय हमारे जो शासक थे पुरुषोत्तम देव, है ना, पुरुषोत्तम देव पढ़ोगे आगे, कि वो जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे, उनको सपना आया था कि जगन्नाथ जो जी है ना वो बुलाए थे उनको, तो वहां पे उनका जो भक्ति को देखकर, किसके? पुरुषोत्तम देव की भक्ति किसके प्रति? जगन्नाथ जी के प्रति। वहां के जो राजा है उसको इन्होंने रथ धारण, एक रथ बनाकर दिया था और इसको रथपति की उपाधि भी धारण की थी। तो वहां से ये सीख कर क्या है कि हम भी वैसा ही क्या करेंगे, रथ यात्रा बस्तर में करेंगे। इसीलिए जब आषाढ़ में वहां पर जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है तो ट्राइब्स क्या करते हैं, यहाँ पर गोंचा पर्व मनाते हैं। और एक जो होगा रथ का, और कब घुमा देंगे लोग? दशहरा में घुमा देंगे। तो रथ यात्रा 2 बार होगा, कहाँ पे? भारत छत्तीसगढ़ में, एक गोंचा पर्व के दौरान जिसमें एक बार सिंगल घुमाएंगे लोग, और दशहरा के दौरान जिसमें 2-3 राउंड घुमा देंगे लोग। बात समझ में आ गया? ठीक, आगे तो भूलोगी नहीं ना अब। गोंचा पर्व पीएससी में आया था कि गोंचा पर्व बस्तर के ट्राइब्स कब मनाते हैं, कब मनाएंगे? आषाढ़ में। ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न को गलत कर दोगे तो फिर तो गए। ठीक, आगे। अब पहले यही पता होना चाहिए जगन्नाथ में यात्रा कब होता है, आषाढ़ होता है ना। अब ये वही नहीं पता तो फिर कहाँ से लिंक होगा ना, ये भी जानना है। थोड़ा सा कैलेंडर भी देखना है बाबा आपको, कैलेंडर में देखना है कि कौन से माह में कौन सा त्यौहार हो रहा है, क्या कर रहे हैं। बाकी आपसे ज्यादा आपके घर वाले जानते हैं, है कि नहीं, कि कौन से माह में क्या त्यौहार होता है और कब होगा। और वो लोग बता देंगे ना इस बार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, देखे नहीं देखे हो, क्योंकि उनको पूरा पता है कि अमावस्या कब होगा और पूर्णिमा कब होगा। आगे उन लोग को ये पता रहता है कि इस बार सावन डबल है, इस बार है कि नहीं, आषाढ़ एक बार डबल है, बिना कोई कैलेंडर देखे। भाई इतना खतरनाक नॉलेज रखते हैं, तो आपको लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं। ठीक है ना, उस फील्ड के मास्टर हैं उन लोग। आगे लिखे आषाढ़ माह में यात्रा पर्व, यात्रा गोंचा या आषाढ़ माह में गौर नृत्य का, गौर नृत्य किया जाता है। बस प्रधानता, जैसे लास्ट वाले प्रधानता नहीं, हेडिंग नहीं डाल पाए थे, आप ऐसे ध्यान देंगे उसको। प्रधानता, इसमें महिला व पुरुष दोनों की प्रधानता होती है। देखो सब जगह याद करने की जरूरत नहीं महिला पुरुष है कि नहीं है, उसको याद करो जहां पे सिर्फ पुरुष और सिर्फ महिला है, बाकी अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। आगे महिला और पुरुष दोनों की प्रधानता है। पुरुष मांदर वाद्य यंत्र, पुरुष मांदर वाद्य यंत्र के साथ गौर की सिंग धारण करते हैं। गौर, गौर देखे हो ना, नहीं देखो देख लेना, यहां पे है
कानन पिंडारी में चल दिया करो। संडे को संडे तो हाँ संडे जा सकते हो, मंडे बंद रहता है। आसपास आपके बहुत सारे देखने की चीजें हैं, है ना। कानन पिंडारी है, मल्हार है। 30 रुपए दोगे यहाँ पे। सिटी बस चल रहा है, नहीं चल रहा? सिटी बस नहीं चल रहा, मल्हार वाला चल रहा होगा, कैसे नहीं चल रहा होगा। मल्हार है पास में ही, है ना, जा सकते हो वहां पे। ठीक है आगे। वैसे भी रूम में बैठ के क्या ही करते हो, है नहीं, पिक्चर ही देखते हो। आगे क्या लिखे? गौर का सिंह धारण करते हैं, साथ ही मोर पंख और कौड़ी, साथ ही मोर पंख और कौड़ी को सिर में लगाते हैं। दूसरी तरफ महिलाएं हाथों में तिरुडुडी या गुंजिड़, बताया था ना फल्ली नुमा, ऐसा दिखाया था, याद है? कौन से वाद्य यंत्र है भाई? घन वाद्य यंत्र है ना। धातु से धातु का टकराव हो रहा है। ये लोहे का होता है रॉड। तिरुड धारण करती हैं। स्वरूप 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 इस नृत्य में पुरुष 3-4 ऐसे नृत्य हैं जो शिकार पर बेस्ड हैं। अलग पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जिसमें आप एक सुनोगे माओ पाटा वाला लोक नाट्य, एक आपका ये वाला, एक शिकार नृत्य पढ़ोगे आगे। और ठीक है, इसमें लिखेंगे पुरुष जंगलों में शिकार करने, पुरुषों ऐसा लिख, पुरुषों के द्वारा जंगलों में शिकार करने तथा शिकार के पश्चात विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान में क्या आएगा देखो। पहले शिकार करने जब जाते हैं तो क्या जाते हैं, पहले बैगा के पास जाते हैं कि बैगा क्या करेगा, जब हम लोग शिकार करने जाएंगे तो शिकार को बांध देगा, है ना। ऐसे तो करते हैं आजकल भी। मुर्गा बाजार जाते हैं उन लोग, कैसे गए नहीं गए मुर्गा बाजार? मुर्गा बाजार जाने से पहले हर आदमी पहले मुर्गा को लेकर किसके पास जाएगा? बैगा के पास ले जाएगा कि हमारा मुर्गा जितना चाहिए। दोनों के दोनों जाते हैं ना। और उसके बाद जाएंगे वहां पे तो फिर एक तो आदमी हारेगा ही भाई, कैसे नहीं हारेंगे। अब जिसका आदमी हार गया वो बोलेगा यार फालतू बैगा ऐसे करके, काम नहीं कैसे करा, इसी के दूसरा बैगा कर जाबू। अब वैसे चलता रहता है हम लोग, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो होता है वो फिजिकली फिटनेस पे होता है। मुर्गा फिट कितना है, कितना अपने फील्ड का मास्टर है, वही डिपेंड करता है। बाकी सारी चीज़ें तो टेम्पररी है, ठीक है। गए नहीं गए कभी देखने? नहीं गए हो क्या? ट्राइबल एरिया में होता है, मतलब ट्राइबल एरिया के कसिनो बोलते हैं इसको। कसिनो जानते हो ना, शहरों में कसिनो होता है, सट्टा खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, सर्कल 11, ड्रीम 11। तो गांव में ये होता है, इसको मुर्गा बाजार। हाँ हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, हमारे एरिया में होता है। हमारे पिताजी इस क्षेत्र के प्रशिक्षक हैं, है ना। अब कैसे करोगे, अब रिटायर हो गए हैं, काम धाम नहीं है तो इस फील्ड में उतर गए हैं, अभी कैसे करोगे। हम लोग भी बोले, हम लोग भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है भाई करो। तबीयत खराब हो जा रहा है, घर में रह के इसके बाद रिटायरमेंट के बाद इस फील्ड में करते हैं तो पूरा ट्रेनिंग देते हैं उसको। अलग अलग डाइट चार्ट बना के रखे हैं उसके लिए। हाँ प्रॉपर रागी बाजरा मक्का मिक्स करके उसके बाद रिवाइटल खिला रहे हैं, बादाम पीस के खिला रहे हैं उसको, स्विमिंग करा रहे हैं, रनिंग करवा रहे हैं। प्रॉपर एक होता है, उसके बाद जाकर खिलाड़ी उतरता है मैदान में, ठीक है। ये होता है, हम लोग भी देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं जो करके। चलो ठीक है, सबका अलग अलग चीज है। आगे क्या लिखे? शिकार के पश्चात विभिन्न अनुष्ठानिक कार्य को, धार्मिक अनुष्ठान में जो है चीज है ना वो है जादू, मेन है
जादू और या झाड़ फूक, एक्चुअल में वही है। और कभी कभी क्या होता है कि शिकार पर जब शिकार करने गए तो शिकार, कभी कभी क्या होता है सामने वाला जो भी वो है पशु है, वो अटैक भी कर देता है। तो उसके पश्चात भी क्या होता है, बैगा उसका आयुर्वेदिक इलाज भी करता है। तो पूरा एक्टिविटी को उसमें क्या करता है, दिखाया जाता है इस डांस में, और कुछ नहीं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान को प्रदर्शित किया जाता है। और माड़िया में कौन सा माड़िया कर रहे हैं इसको, दंडामी माड़िया, याद रखना है इसको, बताया था मैं। ठीक है ना, आगे नीचे लिखेंगे नोट करके। वेरियर एल्विन के द्वारा, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, वेरियर एल्विन समाजशास्त्री हैं, खोजकर्ता हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरियल एल्विन के द्वारा इस नृत्य की सुंदरता के कारण उसकी प्रशंसा करते हुए द गौर नामक किताब लिखी। कौन सी किताब, द गौर। कई बार पूछा गया है कि द गौर नामक किताब किसने लिखी, वेरियर एल्विन ने लिखी। समझ आ गया ना। इस किताब में इन्होंने गौर नृत्य को विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य कहा। छत्तीसगढ़ का नहीं, किसका, विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा। जैसे कि अभी इस बार बस्तर का जो कांगेर घाटी में क्या है, धुड़मा रस। धुड़मा रस सुने नहीं सुने, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार? हाँ, नहीं नहीं नहीं, यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, समझ में आया ना। 20 देशों को सेलेक्ट किया गया था, उस 20 देशों में 20 मतलब 20 देशों के गांव को, ऐसा है 20 देशों के गांव को सिलेक्ट किया गया था। उसमें जो है हमारा छत्तीसगढ़ का कौन सा सिलेक्ट हुआ है, बस्तर का धुड़मारस, है ना। जाना होगा तो जा सकते हो वहाँ पे, क्या हो रहा है अभी क्या पता नहीं, हम लोग को भी बस पढ़े हैं सुने हैं, हालांकि हम लोग तो आ चुके हैं घूम के उधर, ऐसा कोई हम लोग को उस टाइम नहीं दिखा था, अभी इस बार का पता नहीं। क्योंकि ऐसा चीज़ होता है ना कि हम लोग को जो चीज़ हल्का फुल्का है वो बाहरी लोगों के लिए गजब की चीज़ है भाई, ऐसे बोलते हैं। और हम लोग बोलेंगे यार वही तो है यार, ऐसे करके गाँव वाले को लेकर मतलब नहीं रहता है। जैसे कि आप अभी क्या, जैसे कि वो नहीं देखे होगे, तीरथगढ़, बहुत लोग तीरथगढ़ नहीं गए हो ना, चित्रकूट नहीं गए होगे। अब वहां जाके लोगों को पूछोगे चल चित्रकूट तीरथगढ़ जाएंगे, अरे मैं क्या नहीं, फालतू चीजें नहीं जाएंगे ऐसे। ये उनके लिए यूज टू हो चुका है चीजें, है ना। आपके लिए नया है तो वो चीजें अच्छा लगेगा, और सही में बहुत अच्छा चीज है। मतलब चित्रकूट से अच्छा तो तीरथगढ़ है। हालांकि उतना टीआरपी नहीं मिल पाता है तीरथगढ़ को, क्योंकि थोड़ा सा इंटीरियर हो जाता है, चित्रकूट थोड़ा सा रोड में है। तो लेकिन सबसे अच्छा तो क्या है, तीरथगढ़ है। इसके पिछले लास्ट ईयर हम लोग ले गए थे चित्रकूट तीरथगढ़ कोचिंग वालों को, है ना, जहाँ पर एक लड़की का मोबाइल चोरी हो गया था, है कि नहीं। तो हम लोग बोले कि ट्राइब्स लोग क्या कर रहे हैं भाई, चोरी भी सीख गए हैं लोग, ऐसे करके। तो हालांकि फिर उसके जो भी घर ले गया होगा वो उसका लड़का, उसके पिताजी फ़ोन किए कि लड़का मोबाइल ले आया है करके। बताओ, ये होता है संस्कार, है ना। तो फिर इन लोग निकल गए थे बहुत दूर हम लोग तो फिर हालांकि उसका एक लड़की थी, उसका दोस्त बोल रहा है कि मैं लेके आऊंगा मोबाइल को, हम लोग जा रहे भाई, है कि नहीं। पंकज सर बोल रहे हैं कि देख भाई मैं नहीं जानता, खेम सर जानेंगे। मैं बोला कि भाई हो गया तो हो गया, चोरी क्या करोगे, अब रोक के थोड़ी रखेंगे यहाँ पे, देख लो तुम कैसे करना है। प्रयास किए वहाँ पर हेल्प सेंटर में, बहुत सारा प्रयास किए। फिर बाद में पता चला कि फ़ोन किया वो, तो बोल रहे हैं कि बस को घुमाओ, बस नहीं घूमेगा भाई, एक के लिए कैसे बस घूमेगा, कोई एक आदमी जाएगा और लेके आएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर उसका जो मित्र था हनुमान भक्त, वो गया और लेके आया उसको। आगे ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे
ये हो गया आपका गौर नृत्य। तो 3-4 चीजें अंडरलाइन कर लेना है आपको। गौर नृत्य में कब होगा? आषाढ़ में होगा, गोंचा पर्व के दौरान होगा, या फिर यात्रा पर्व के दौरान होगा। ठीक है, दोनों की प्रधानता होगी। समझ में आ गया ना? और पुरुष जो है क्या धारण करेंगे? सिर में गौर का सिंह धारण करेंगे, ये धारण करेंगे। ये स्टेटमेंट आया हुआ था, ध्यान रखेंगे ना, पीएससी में स्टेटमेंट आया हुआ था ये वाला, कि क्या वेशभूषा धारण करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका वेरियर एल्विन का, ध्यान रखना है। द गौर, किस नृत्य की प्रशंसा में इन्होंने किताब लिखी थी? कौन से नृत्य है? गौर। तो द गौर याद रहेगा तो गौर याद ही रहेगा। ठीक है ना? आसान आसान से क्वेश्चन है, आगे लिखेंगे। माड़िया का नेक्स्ट है दंडामी। दंडामी, ठीक है, ये बड़ा ही आसान है। इसमें सिर्फ महिलाएं जो है तिरुड़ी धारण करके क्या करेगी? एक डांस करेगी अपने जो भी आराध्य देवी को प्रसन्न करने के लिए, बस सिंपल है। तो ध्यान रखना है। अब महिला बेस्ड एक नृत्य आपको दिख रहा है, वो क्या है? दंडामी डांस। ठीक है, आगे लिखेंगे। दंडामी नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा, माड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा, अंडरलाइन, माड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा, महिलाएं याद रखना है, महिलाओं के द्वारा अपने आदि देवी को प्रसन्न करने हेतु अपने हाथों में तिरुरूढ़ी धारण कर, नहीं दिखेगा तो लिख देना, तिरुरूढ़ी लिखा हुआ है बोर्ड में। अपने हाथों में तिरुरूढ़ी धारण कर नृत्य करती हैं। ठीक है, हो गया। माड़िया मोर का डांस था, पीछे देखो ना क्या लिखाया था मैं। दो ही थे ना? भारिया नहीं, तो इसका हो गया नहीं, माड़िया का हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखना। हाँ, किसमें वेशभूषा? जो वेशभूषा नॉर्मल है गौर नृत्य में, वही वेशभूषा रहेगा, है ना? वही सर में कौड़ी, मोरपंख महिलाएं भी धारण करेंगी, तिरुड़ी धारण करेंगी, बस। आगे नेक्स्ट लिखेंगे धुर्व जनजाति का परब नृत्य। हो गया क्या? कंवर का लिखो बार नृत्य। कंवर जनजाति का बार नृत्य, बार नृत्य, बार, ये वाला बार नहीं भाई ना, ये वाला बार नहीं ना, इधर वाला रोड वाला बार नहीं। ठीक है, कंवर जनजाति के बताया था कि क्या कार्य है? क्या कार्य है भाई? सैन्य कार्य। तो ये बार नृत्य किस पे डिपेंडेंट है? सैन्य डांस पे डिपेंडेंट है। इतना क्लियर रखना है आप। ठीक है, देव का नाम, कंवर जनजाति के देव का नाम सगराखंड, लिखवाया था ना? बस दो ही चीज याद रखना है इसमें। ठीक है, बार नृत्य इसलिए है क्योंकि अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए एक सैन्य डांस करते हैं, जिसमें करतब होंगे, कुछ पिरामिड नुमा संरचना स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये 12 दिन तक होता है। कितने दिन तक? 12 दिन तक, इसलिए इसका नाम पड़ गया बार नृत्य, और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे कंवर जनजाति के द्वारा कोरबा क्षेत्र में कंवर जनजाति के द्वारा
मुख्यतः कोरबा क्षेत्र में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, स्वरूप। इस नृत्य में अपने आदि देव सगराखंड, को प्रसन्न करने हेतु आदिदेव या इष्टदेव जो भी लिखना है, प्रसन्न करने हेतु 5 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार, हर साल नहीं करते हैं लोग, 5 वर्ष में एक बार बार पूजा का आयोजन किया जाता है। बार पूजा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, इस पूजा के दौरान, ऐसा नहीं, यह पूजा 12 दिनों तक, 12 दिनों तक खुले मैदान में आयोजित की जाती है। तथा इस दौरान वे बार नृत्य का आयोजन भी करते हैं या मंचन भी करते हैं। हो गया, बार नृत्य का हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या बच गया? और पीछे देखो, बाहरिया का हो गया और धुरवा का हो गया। परम नृत्य हो गया था कल। एक मिनट मेरे देखने दो। कर्मा हो गया? नहीं हुआ है ना? हाँ, नेक्स्ट लिखो कर्मा। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट। सुनाओ भाई, कात कर्मा आते नहीं गाने? कात कर्मा सुने तो होगे, कैसे नहीं सुने होंगे, बट ये नहीं पता कि वो कर्मा है कि नहीं है कि नहीं? बताओ, ददरिया सुने हो नहीं सुने हो? सुने होंगे, कैसे नहीं सुने होंगे? हाँ बताओ, क्या है कात गाना? क्या दिक्कत है? गाओ ना, क्या दिक्कत है? गाते नहीं गाते हो? कहाँ गया शिवा? नहीं आया क्या आज? इधर साहू जी, हाँ सुनाओ यार गाना एक आध, ददरिया दरिया। अरे सब बहाने हैं यार, अभी पैसा दूंगा 100 रुपये गा दोगे। जयसवाल मैडम, ददरिया एक आध। अरे यार कैसे कर रहे हो? उदित, ये तो डांसर है। बाजू, नहीं आता गाने? सब गाते हो रात को 12 बजे, पता है मेरे को, सब सुनाते हो गाना, है कि नहीं? अरिजीत सिंह के गाने। चलो आगे देखो, कर्मा जो डांस है या गीत भी है, दोनों है ना, डांस और गीत दोनों ही है। ये मुख्यतः आपको मनाया जाएगा शरद ऋतु, है ना। कुछ क्षेत्र सरगुजा में अलग ऋतु मनाते हैं। इसका मनाए जाने का कारण ये है कि ऐसा स्टोरी बना हुआ है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम है करम सेनी, ठीक है ना। उस क्षेत्र में, ट्राइबल जो क्षेत्र है, वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, उत्पादन नहीं हो रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो राजा थे करम सेनी, उसको एक आदेश मिला कि जब तक आप हल नहीं चलाओगे, कहाँ पे जाकर? खेत में जाकर, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत एक नंबर का आलसी आदमी था, है कि नहीं। उसको बोला गया कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक बारिश नहीं होगी, इंद्रदेव ऐसा कह रहे हैं। तो उसने क्या किया कि जाकर हल चलाया और मेहनत किया तो बारिश हो गई, है ना। और दूसरी चीज ये कि मेहनत करने के साथ साथ वो गीत और नृत्य भी गाया गया,
गीत और नृत्य भी किया गया प्रसन्न करने के लिए। किसको? इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, जिससे ऐसा माना जाता है कि बारिश हुई है। ठीक है, तो उसी को क्या करते हैं, वन बाय वन पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और उसी दौरान जब खेती बाड़ी जब करते हैं हम लोग, उसके पहले एक गीत और नृत्य गाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कर्मा का गीत, और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे कर्मा नृत्य अवसर हिंदी वर्ष के दौरान, हिंदी वर्ष में सामान्यतः शरद पूर्णिमा या वर्षा ऋतु के पूर्व तक, वर्षा के पहले ही, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में अवसर में, सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में, ये थोड़ा सा उल्टा है इसमें, है ना। ठीक है, देखो सरगुजा क्षेत्र में कर्मा कब कर रहे हैं, भादो में कर रहे हैं। बाकी सरगुजा से हट के बस्तर हो गया, मैदान के जो भी ट्राइबल लोग हैं, ये कर रहे हैं शरद पूर्णिमा से वर्षा ऋतु के। शरद कब पूर्णिमा कब लगेगा भाई, महीना शरद, शरद ऋतु कब लगता है, अक्टूबर के आसपास, है ना, इतना पता है ना। अक्टूबर से लेके वर्षा ऋतु के बीच में जो गैप है, वहां पर जितने भी ट्राइबल हैं वो कर्मा गीत और नृत्य करेंगे। लेकिन अपवाद है, सरगुजा में क्या होगा, भादो में होगा। ध्यान रखना है, दोनों ही पूछा गया है कि सरगुजा में कर्मा कब करते हैं, भादो में करते हैं। बाकी जगह शरद से वर्षा ऋतु के पहले होगा। ठीक है, वर्षा ऋतु के पहले क्यों होगा पता ही है, क्योंकि उसी के पहले क्या करना है हमको, इंद्रदेव को प्रसन्न करना है, तब से बारिश होगा। इतना दिमाग लगाना है। ठीक है, हो गया। आगे ये हो गया आपका अवसर। नेक्स्ट, प्रमुख जनजातियां, इसमें बहुत सारी जनजातियां हैं। बैगा, उरांव, ऊपर के उरांव, मुंडा, कमार, गोंड इत्यादि, मोस्टली ये लोग करते हैं। अब याद रखना, स्पेसिफिक रूप से अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि कर्मा यही लोग करते हैं। सभी ट्राइबल्स का डांस है ये, कोई स्पेसिफिक ट्राइबल का डांस नहीं है, लेकिन 4-5 जो लिखे हैं इसमें ज्यादा ही इन लोग करते हैं। ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आगे प्रधानता महिला और पुरुष दोनों ही, है ना। खेती बाड़ी काम तो दोनों ही करते हैं, और सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही करती हैं, है ना। कृषि क्षेत्र में अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा संलग्न कौन है, महिलाएं हैं। जो पूरा खेती संभाल के रखे भारत की, वो कौन है, महिलाएं हैं। ठीक है ना, क्योंकि डेली काम तो वही लोग करते हैं खेत में जाकर। पुरुष तो एक दिन हल चलाएगा जाके, या फिर एक दिन, अब तो हार्वेस्टर भी लग गया है, तो हार्वेस्टर वाले को फोन करना है और काम होने के बाद एक पवा पिलाना है, वहीं तक बस काम है। लेकिन बाकी पूरा काम तो किसके हाथ में है, महिलाओं के हाथ में है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। आगे क्या लिखे, प्रधानता हो गया। नेक्स्ट, स्वरूप। बहुत मेहनत लगता है भाई खेती बाड़ी में, है ना, तो उससे तो आसान है आपका काम, है कि नहीं। इसमें भी तो नहीं कर रहे हो। कंपेयर करने लगा देखें कि जो घर में जो काम हो रहा है, जो खेतों में जो काम हो रहा है, दोनों के लिए ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप कंपेयर करोगे ग्रामीण क्षेत्र से, जिस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं, जिस प्रकार से मजदूरी करते हैं, 3 बजे 4 बजे उठ के जाते हैं, उससे अगर कंपेयर करोगे तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। बाकी आपका किताब का मोटिवेशन, वीडियो का मोटिवेशन कुछ नहीं है उसके सामने में। सबसे बड़ी मोटिवेशन वही है, समझ में आ गया ना। उसके सामने आपका तो मेहनत अभी कुछ नहीं है, तो कम से कम आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ इसमें। ठीक है, आगे क्या लिखे, स्वरूप। आगे, जनश्रुति के अनुसार,
जनश्रुति के अनुसार जनजातियों के आदिदेव, अब आदिदेव बना दिया राजा को बाद में, आदिदेव करमसेनी, राजा करमसेनी ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु, मतलब वर्षा को आकर्षित करने, इंद्र का मतलब ही होता है वर्षा, इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न अनुष्ठानिक कार्य के साथ साथ, वो सबने लिखा है हम लोग स्टोरी को, विभिन्न अनुष्ठानिक कार्य के साथ साथ कर्मा गीत और नृत्य का आयोजन किया था। जिसमें यह माना जाता है कि प्रकृति पूजा करने से, प्रकृति में वही आ गया ना, इंद्रदेव जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति पूजा करने से प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी तथा वर्षा की प्राप्ति से उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो यही बात है कि यह डांस किस पे है, कृषि पर है, कृषि परंपरा पर आधारित है। अगर प्री की बात करें तो शॉर्ट में एक बात आएगा, कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य कौन सा है, कर्म नृत्य है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये पूछा गया था, भाव यही है। आगे इसी में लिखेंगे स्वरूप में, कर्मा को क्षेत्र अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, बस सुन लो, डरना नहीं है, कर्मा खय। दूसरा कर्मा खय, कर्मा खरी, कर्मा लहकी, कर्मा लहकी और कर्मा झुलनी। अब ये क्या है वही लोग जाने, है कि नहीं। कर्मा खय, खरी, लहकी और झुलनी, एक बार बस पढ़ लेना, क्या पता ऑप्शन में अगर दिख जाए कि 4 प्रकार होते हैं तो दिमाग में रहना चाहिए, हाँ पढ़े तो थे 4 टाइप के होते हैं करके, किताब में लिखा हुआ है ना, समग्र छत्तीसगढ़ किताब में। ठीक है, नीचे लिखेंगे, बैगा जनजातियों में कर्मा को बैगानी कर्मा कहते हैं। कर्मा क्या लिखे, कर्म जनजाति में कर्म को बैगानी कर्मा कहते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र नहीं लिखे क्या, कहीं पे लिख लेना मांदर, वाद्य यंत्र में मांदर ही लिखेंगे। ठीक है, बस खत्म, इतना ही है। 2-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यूट्यूब से निकाल के, 1-2 लाइन कर्मा में क्या गाते हैं, सुनाए नहीं तुम लोग यार, पता तो सबको होगा, कैसे नहीं होगा। कर्मा और ददरिया में अंतर देख के आना, कल बताना मेरे को, कर्मा और ददरिया में अंतर, ये अंतर फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी इंटरव्यू का, कर्मा और ददरिया में अंतर क्या होता है, क्योंकि हॉबी डालते हैं लोग ना, कि मेरा फेवरेट जो हॉबी है वो सॉन्ग सुनना और गाना है, तो वहां पे बुजुर्ग लोग अरिजीत सिंह तो पूछेंगे नहीं कि सुनाओ कुछ दर्दीला ऐसा कुछ, है ना, वो लोग सब चीज से बाहर आ चुके हैं, तो वो लोग पूछेंगे सीधा कर्मा और ददरिया, चलो गा के सुनाओ ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखना है, कल आपका ये प्रश्न है, कर्मा और ददरिया में
अंतर। और गाना याद करके आना है, पूछूंगा मैं। जो हाँ जो एक गाना कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे। ददरिया तो प्रेम का गीत है, तो ददरिया तो आना ही चाहिए, है ना। पढ़ोगे आगे भी, ददरिया जो है प्रेम का गीत है। आगे क्या बच गया और? भारिया। नेक्स्ट लिखेंगे भार्य जनजाति। भारिया तो आसान एकदम, छोटा छोटा है। लिखेंगे नंबर 1 भारिया। भड़म नृत्य, वही लिखे ना पहला, भड़म। भड़म नृत्य भारिया का है। भड़म नृत्य अवसर, एक लाइन का बस है। भार्य जनजाति के द्वारा यह विवाह के दौरान किया जाता है। बस याद रखना, विवाह के दौरान। मान्यता अनुसार यह सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। हालांकि इसमें एक और है, भी पढ़ेंगे आगे, दमनच। उसको भी बोलते हैं सबसे लंबे समय तक चलेगा। दमनच नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट, भड़म के बाद सैतम। ये भी विवाह के दौरान सेम, बट सैतम महिलाओं का है, याद रखना है, महिलाओं का है। सैतम नृत्य भारिया महिलाओं के द्वारा विवाह के दौरान किया जाता है। बस इतना ही। पणकी नृत्य इन लोग भी करते हैं ना, पढ़े थे हम लोग कल। कौन करते हैं? मुरिया जनजाति की महिलाएं, पढ़े थे ना कल। ये भी करेंगे, मुरिया जाति की महिलाएं, भारिया जनजाति की महिलाएं पणकी नृत्य ये भी लोग भी करते हैं। और क्या बच गया भारिया में? हो गया? और कुछ था क्या? पीछे देखो, इतना ही है ना। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा में क्या? दमनच। पहाड़ी कोरवा लोग कौन सा पेय पदार्थ लेते हैं भाई? हाँ? कौन सा? हड़िया। हड़िया, कोह, याद किया था ना, कोह। कोह, कोरवा से हड़िया। हड़िया का बहुत इंपॉर्टेंट है इस नृत्य में, है ना। पीने के बाद जो नृत्य इन लोग करते हैं, है ना, आदमी पीने के बाद भयानक तो होता ही है, इसलिए इस नृत्य को भयानक नृत्य कहते हैं। याद रखना है, लिखेंगे। कोरवा जनजाति के द्वारा विवाह के दौरान, किस दौरान? विवाह के दौरान सभी आयु वर्ग के लोग, सभी आयु वर्ग के लोग यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य की गतिविधियों के कारण, गतिविधि मतलब जो भी जिस प्रकार का डांस इन लोग कर रहे हैं, इसे भयानक नृत्य की संज्ञा दी जाती है। अंडरलाइन कर लेंगे, पूछा गया कई बार, भयानक नृत्य। मैं थोड़ा सा याद किया हूं कि ये लोग हड़िया पीते हैं, तो हड़िया पीने के बाद भयानक डांस करते हैं, ऐसा मत लिखना आप लोग ना, थोड़ा सा याद करने के लिए। हड़िया जो है, बात सही भी है ना, लोग नशा करके ही डांस करते हैं ये वाला। अभी लोग हड़िया पीते हैं और नहीं मिल पा रहा, कि क्या पता कि महुआ वाला मार रहे हैं, कि नहीं मिल रहा तो देसी वाला मार रहे, जो भी है, लेकिन ये लोग नशा करके ही। विवाह में तो वही होता है ना, विवाह में जब तक पीने को नहीं मिलेगा कोई डांस करने नहीं आएगा। मैं भाई जा रहा हूँ घर में सोऊंगा यार, उससे अच्छा ऐसे कर चलना, वो जुगाड़ है कि हाँ फिर चलो, फिर वही रहता है लड़के लोग का। और गर्ल्स लोग का क्या रहता है? हाँ, गर्ल्स लोग का क्या रहता है? कुछ क्या रहता है आकर्षण, जाना है मतलब। विवाह में क्यों जाते हो? हाँ, क्या होगा? तैयार होके जाना है। डांस भी रहता है ना, डांस करने मिलेगा, नहीं रहता ऐसा?
अरे रहता तो है ऐसा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये तुम लोग को पता ही नहीं है अभी। इधर तुम लोग को क्या रहता है भाई, इधर लड़के लोग को बोल रहा हूँ। हाँ, लड़के लोग डरते हैं जाने से, काम करवाएंगे कुछ नहीं करवाएंगे इन लोग, है कि नहीं। कोई बुलाता है तो यार भाई चप्पल पतरी बांट दे चले सकी क्या, यही काम रहता है। नहीं जाना, कुछ सब्जी वब्जी ले आना है, जाना है ऐसे करके, तो डरते हैं लड़के जाने से, इसलिए। चलो आगे। अभी एक घटना याद आ गया, कल का एक घटना है। एक हमारी मित्र है, पटवारी है नहीं, अब उसका जो है विवाह लगा था, मतलब उसको लगा कि लड़के से बात कर रही होगी सेम कास्ट में। अब 1 महीने पहले, 6 महीने पहले की बात है, तो मैं बोला कि भाई भयंकर बात कर रही है, अब हमसे तो पूछ ही नहीं रहे इन लोग। तो बोल रही है कि लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, शराब वराब नहीं पीता, जो भी है। मैं बोला ऐसा लड़का है कहाँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं एक बात को रखा, बात कर रहे थे पंकज सर लोग के साथ, सर ऐसा लड़का बिलासपुर में कहाँ है करके, और खास करके बिलासपुर का लड़का है वो। मैं अचंभे में रह जा रहा हूँ कि ऐसा लड़का है कहाँ ऐसा आखिर में, ऐसा करके जिस प्रकार की इसकी डेफिनेशन दिया जा रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक रूप से संपन्न है ना। तो कल फोन आया, बताई कि क्या है, अरे उसका तो कहीं और था, एक साथ 3 लोगों से बात कर रहा था, है कि नहीं। और जबकि इससे शादी होने वाला है, बताओ। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वही तो बता रहे हैं भाई, लड़के लोग को हम लोग जानेंगे ना लड़के लोग कैसे हैं। अब वो इस सब मामले में ज़्यादा पड़ी नहीं थी पहले, तो उसको लगा तो यही देव है भाई, आदि मान आदि देव, ठीक है ना। फिर जाके फिर लड़के को समझाया हम लोग भाई, है ना। अब लड़के लोग जानते हो सब चीज़ के बाद थोड़ा ड्रामा में करते हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसा वैसा करके, तुम ही मेरे ऐसे हो वैसा करके, है कि नहीं। एक होता है ना कि तालाब में जो वो होता है, मछली होता है, और एक होता है पानी। मछली को लगता है कि पानी में मेरे बिना नहीं रह पाएगा, और पानी को भी लगता है कि मछली को मेरे से प्रेम है। और एक आदमी को जाल डालता है, मछली अलग पानी अलग, कहानी खत्म। वो सब बाकी का मोह माया हो जाता है, वो भ्रम हो जाता है, बस बात यही है। अब वो जाल क्या है वो आप जानते हो, सबके लिए अलग 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 जाल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इस भ्रम में नहीं रहना है, थोड़ा दिमाग से भी काम लेना है, और इस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है ना। 6 महीने तक हमको तो नहीं पूछे, है कि नहीं। दोस्त कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं, पता नहीं, रात भर दिन भर बात ही कर रहे हैं। और जब ये समय जब खराब आया तो दोस्त लोग आ गए यार, तो सबके साथ बैलेंस बना के चलना है। मॉल में घूमने गए, पिक्चर देखने गए, पिज्ज़ा खाए, तो हमको तो नहीं पूछे, चल भाई एक बार खिला दूंगा ऐसे करके, है कि नहीं। तो थोड़ा बैलेंस बना के चलना है सब रिश्तों में, ठीक है। आगे ज़्यादा बर्बाद नहीं होना है, समझ में आ गया ना अमित। अलग ही दुनिया में चल दिया है, सोच रहा है अलग, अरे भाई मैं तो यही सब कर रहा हूँ ऐसा करके, मैं तो 3-3 बजे तक बात कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। आगे ये सब आपका काम नहीं है भाई, पीएससी वालों का ना, याद रखना है, बैलेंस बना के रखना है। आगे नहीं तो फिर टेस्ट बता देगा आपको अभी क्या किए हो, ठीक है ना। शनिवार को है टेस्ट, यही आपका पैरामीटर है, कितना पढ़े हो आप, ठीक है। लिखेंगे आगे। ये हो गया आपका सैतम, खत्म हो गया ना। क्या दमनच, बस इतना ही है दमनच में, और कुछ नहीं है। आगे क्या बच गया और जल्दी बताओ। क्या सबसे ज्यादा दिन चलने वाला, ये वाला ना मैं बता रहा हूँ, दमनच भी बोल रहे हैं, और अभी जो बोले हैं वाला ना, इसको भी लिख सकते हो। हालांकि समग्र में नहीं दिया है ये वाला, समग्र में उसको बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोला 2 गाने में है, इसमें थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है। आगे क्या बच गया और, हो गया पूरा डांस खत्म। चलो कुछ होमवर्क दिया था मैं सर, 3 दिन पहले कुछ दिया था ना, होमवर्क दिया था। पेय पदार्थ, देखो पेय पदार्थ वाला जो है, वो जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था वो, है ना। वो हालांकि आपके लिए हैंडल नहीं होता उतना, चला ठीक है ना, वो नए लोग के लिए नहीं था वो। बस मैं ये देखना चाह रहा था कि थोड़ा सा पढ़ो उसके बारे में आप, और थोड़ा सा लिखो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसको देखो कैसे भी लिखना है। कहीं भी आपको बोला जाए कि किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए,
तो पहले उस चीज को समझो कि क्या हो रहा है। जैसे नंबर 1 पेय पदार्थ का बात कर दिए, या फिर बोला जाए कि जनजातियों में जो भी शिल्प कला है, काष्ठ शिल्प हो चाहे जो भी लौह शिल्प हो, उसको सरकार कैसे प्रमोट कर सकती है। तो आपको खुद सोचना है ना, पहले नंबर 1 क्या सोचना है कि वो चीज आ कहां से रहा है। ठीक है ना। जैसे कि वनोपज की बात कर दिए, महुआ एग्जाम्पल क्या ले ले, महुआ महुआ आ कहां से रहा है, पेड़ से आ रहा है। तोड़ के कौन ला रहा है, ट्राइबल ला रहा है। समझ में ना। हर आदमी महुआ तोड़ सकता है क्या, नहीं तोड़ सकता। उसके लिए भी क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। कोई भी वनोपज को संग्रहण करने के लिए एक प्रशिक्षण चाहिए होता है। प्रशिक्षण के बाद वो आदमी घर में लेके आएगा। घर में लाने के बाद कैसा उसको स्टोरेज करना है, उसके बाद उसको क्या करने जाएगा, बेचने जाएगा। बेचने जब जाएगा तो ये बहुत जरूरी है कि रॉ मटेरियल को जब बेचने जाए उसका उसको सही कीमत मिले। किसी ऐसे व्यक्ति या बिचौलिया जिसको आप बोलते हो उसके हाथ में न जाए। तो जो बहुत जरूरी है कि सरकार उसको सही दाम पर खरीदे, जिसको आप बोलते हो समर्थन मूल्य, एमएसपी। सुने नहीं सुने हो। तो एमएसपी जो है खाद्यान्न के लिए छत्तीसगढ़ में क्या बनाया गया है, मार्कफेड। क्या बनाया गया है, मार्कफेड। सुने ना, धान की खरीदी कौन करता है, मार्कफेड करता है। और वनोपज की खरीदी कौन करता है, ट्राइफेड करता है, ट्राइबल फेडरेशन। उसका नाम होता है मार्केट फेडरेशन, इसका नाम होता है ट्राइबल फेडरेशन। ठीक है। अब क्या हो गया, खरीदी करके आ गए। किसको, सरकार किसको खरीदी करके ले आई, महुआ को। एग्जाम्पल पर समझना है, एक एग्जाम्पल। महुआ खरीदी करके आई। अब महुआ से हमको कुछ बनाना पड़ेगा। महुआ से क्या बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें बनाना पड़ेगा जो मार्केट के लिए उपयोगी हो, जिसमें हम सीधे सीधे महुआ को बेचने जाएंगे तो हमको फायदा नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, मूल्य संवर्धन करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात है, टमाटर को आप बेचने जाओगे तो हो सकता है आज के डेट में टमाटर कितना चल रहा है भाव भाई, 20 रुपए चल रहा होगा। 1 किलो टमाटर क्या चल रहा होगा, 20 रुपए चल रहा होगा। या फिर भुट्टा, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, जोंधरा बोलते हो, जोंधरी बोलते हो, खुद क्या जो भी बोलते हो, उसको आप बेचने जाओगे, एक जो भी है उसको बेचने जाओगे तो मिलेगा 10 रुपए में। उसी को आप वैल्यू ऐड कर दो, कैसे, टमाटर से बना दिए सॉस। उसी को मक्का को आप बोल दिए हल्का सा स्वीट कॉर्नर बना के बेच दिए मॉल में, वही 5 रुपए की चीज कितना बन जाएगा, 50 रुपए बन जाएगा। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन करना। किसी भी प्रोडक्ट में क्या करना, प्रसंस्करण के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या करना, वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। और इसके लिए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए कि कैसे उसको बनाना है, मशीन चाहिए कि जिसमें उसको बनाना है। इसके लिए हेल्प कौन करेगा, सरकार करेगी। अगर सरकार सरकारी तौर पे कर रही तो ठीक है, आप प्राइवेट तौर पर भी कर सकते हो उस चीज को। कैसे, कैसे, बैंकों से आपको क्या मिलेगा, ऋण दिया जाएगा या सब्सिडी दिया जाएगा। मशीन खरीदने जाओगे तो सरकार उसके लिए स्कीम लेकर आ जाएगी कि अगर आप ये मशीन खरीदते हो तो आपको 40% इसमें क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको सब्सिडी मिलेगा। अब उससे कुछ प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनाने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी को बोल दिया तो बना देगा, नहीं, एक कोऑपरेटिव संस्था बननी चाहिए। जैसे कि महिलाएं देखियो ना कि कोऑपरेटिव संस्थाएं चलाती है कि हम लोग अचार बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे अचार का, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसका सही तरीके से दाम मिले और दाम अच्छा मिले, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी ब्रांडिंग करना। क्या करना जरूरी है, ब्रांडिंग करना। जितने भी ब्रांडेड चीजें हैं उसमें है वही चीज, बट बस क्या किया गया, आपके माइंड को क्या किया जाया गया है, घुमाया गया है कि ताकि आप उसको यूज करो। जैसे कि आप खाते हो बादाम, खाते हो नहीं खाते बादाम, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, ऐसा मानते हैं। हालांकि ये चीज, सारी चीजें फालतू चीजें हैं, है ना। आपके घर में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको खाने से आपका दिमाग बढ़ता है, बस उसका ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं हो पाए। कल के डेट में अगर सलमान खान आके बोल दिया पान की रोटी खाने से सबसे ज्यादा बॉडी बनता है, पान रोटी जानते हैं ना, गांव में मिलता है, तो देखना पान रोटी कहां से कहां चले जाएगा। बस जरूरत है उसकी ब्रांडिंग करने की। जैसे कि सबसे ज्यादा जो बादाम होता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में होता है। उन्होंने ऐसा मार्केटिंग किया, टीआरपी बड़े बड़े ब्रांडेड लोगों को पकड़ के कि बादाम नहीं खाओगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। और अब बादाम की मार्केट में बिक्री बढ़ गई। जैसे कि भारत में पहले गेहूं नहीं था, हम लोग क्या करते थे, रागी, बाजरा, मक्का ये सब खाते थे। उससे कहने की पौष्टिक चीजें हमको मिलती, विटामिन, प्रोटीन सब मिल रहा था।
हरित क्रांति आया, विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने किसको प्रमोट किया? गेहूं को प्रमोट किया। और हम लोग कब क्या खाते हैं? गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का कहाँ गया पता नहीं। यही होता है ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना। मॉल में जाओगे तो जब भी आप काउंटर में जाते हो, काउंटर के पास बहुत सारे चॉकलेट्स रहते हैं, जितने भी खाने पीने का सामान बच्चों के रेंज में रखा जाता है, देखो, ताकि बच्चे फट से उसको पकड़ ले। अब बच्चों के आप मना नहीं कर सकते, मना किए तो फिर देखो, है ना, गाली देने वाले गाली दे देंगे, वहीं पे तुरंत दिखा देंगे, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि ले भाई ऐसे कह के, भले घर में जाकर मारेंगे उसको, अभी ले लेते हैं फिलहाल। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, किसी भी चीज का ब्रांडिंग किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, समझा गया ना। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना जरूरी है। ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के बाद उसको बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, हमको सही प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे आप उसको सही तरीके से बिक्री कर सको। क्योंकि अगर आप सामान्य बाजार में बेचते हो तो उसकी आपकी पहुंच सीमित लोगों तक ही रहेगी। अगर आप उसको ऑनलाइन ले जाओगे तो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ही उसको पहुंचा सकते हो। जैसे कि आप घड़वा आर्ट है, बस्तर का घड़वा आर्ट विदेशों तक जाता है। वो पहले जाता था क्या? नहीं जाता था। किसके सहायता से? गवर्नमेंट के सहायता से वेबसाइट बनाया गया, ऑनलाइन अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे उसको प्रमोट किया गया, जिससे वो क्या हो गया, वो इंटरनेशनल पे फेमस हो गया है। अब विदेशी लोग आते हैं तो कोंडा गांव में आते हैं कि किसको लेने के लिए? उस घड़वा आर्ट को लेने के लिए, क्योंकि उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पढ़ेंगे आप लोग ज्योग्राफी में, है ना, कि वहां ही उसका क्या है, जन्म हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को अगर आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, तो ये इसके क्या क्या अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अब इन सब स्टेजेस में सरकार क्या कर दी, अलग अलग स्कीम लेकर ले आएगी। जैसे कि वनोपज प्रसंस्करण हमको करना है, इसके लिए आ गया है इंदिरा मितान योजना। इंदिरा मितान आप पढ़ोगे आगे, हालांकि इसका भी लिखना नहीं, इस चीज को बता रहा हूं मैं कि हर स्टेज में हर चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम लेकर ले आती है कि जहां जहां प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, स्कीम ले आओ, खत्म का। ठीक है ना। तो ऐसा आपको सोचना था उसमें। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाकी बना लिए थे ना। सेकंड क्या था क्वेश्चन? जो आप भीमा देव, लिंगोपेन, तालुर मुंते देवी जो लिखे हो, उसमें इंपॉर्टेंस लिखना है भाई, कि उस देवी देवता का काम क्या है जनजातियों में, क्यों इंपॉर्टेंस है उनके लिए। जैसे लिंगोपेन की पूजा करते हो किसके लिए? प्रकृति पूजा के लिए, सेवा भाव के लिए, है ना, परिवार की सुरक्षा के लिए, युवकों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे परिवार सुख समृद्धि रहेगी। ये सब पॉइंट्स में डालना था। बात समझ आ गया ना। आप बता रहे हो कि लिंगोपेन क्या है, प्रश्न को पहले समझना है, उसके बाद फिर लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट एक पॉइंट डालेंगे आप, एक थोड़ा सा फॉर्मेट बताया तो मैं ट्राइब्स को कैसे लिखना है आपको। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप लिख देख लेंगे उसको। लिखेंगे जनजातियों के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा। लिख ही देता हूं, चलो। ठीक है। किसी भी जनजाति के बारे में मैक्सिमम ये फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का। किसी भी एक ट्राइब्स को आपको बोल दिया जाएगा किसके बारे में बताइए, वर्णन करिए। 8 नंबर में, कभी कभी 15 नंबर पूछ लेते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को समझाइए, है ना। तो 5-7 आप जितने भी हैं उसको आप एक्सप्लेन करोगे सारे डायमेंशन पे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जनजाति का बदल बताना पड़ेगा भौगोलिक संकेंद्रण। भौगोलिक संकेंद्रण किससे बताओगे? इसको मैप से बताओगे। लिखो ना, ये सब तो पूछ रहे थे कि क्या लिखना है करके। पेन उठाओ, किसका है? सेकंड, नामकरण किसके अनुसार? किंवदंती के अनुसार, जो भी आप सुने होंगे, है ना, किस प्रकार से उसका नाम पड़ा। कुछ जनजाति है ना, जैसे कमार जनजाति का नाम कैसे पड़ा, धनवार का नाम कैसे पड़ा, कुछ जनजातियां हैं, तो उसको पहले नामकरण बताओगे। आगे नंबर 3, नामकरण के बाद सामाजिक व्यवस्था,
या सामाजिक विशेषता, सामाजिक विशेषता। तो मैंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक पे धर्म का प्रभाव पड़ता ही है। तो इसमें भी आप पहले कुछ प्राकृतिक जो देव हैं, इनके प्राकृतिक देवी देवता, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और समाज का सबसे प्रमुख जो इकाई है वो क्या है भाई? परिवार। परिवार के बारे में आप बताएंगे इसमें कि किस प्रकार से परिवार होती है। पितृसत्तात्मक परिवार तो होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विवाह। विवाह पर चर्चा करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक जनजाति है उसमें कौन कौन से विवाह पद्धति, सिर्फ नाम लिखना है, उसको एक्सप्लेन करने नहीं जाना है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ बताना है कि बैगलो कौन सा विवाह करते हैं, कमार कौन सा विवाह करते हैं, सिर्फ नाम। जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके पास जगह कम है। विवाह के बाद परिवार में आपको ध्यान रखना है, परिवार में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, जनजातीय महिलाएं किस प्रकार से वेशभूषा धारण करती हैं, कौन कौन से कार्य करती हैं। मोस्टली जो है वनोपज प्रसंस्करण, संग्रहण, घरेलू कार्य ही करती है महिलाएं, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज को। महिलाओं की स्थिति जनजातियों में अच्छी है, ठीक है ना, सामाजिक रूप से उनमें प्रतिष्ठाएं बनी हुई है ना, परिवार में उनकी सहभागिता बनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको नोट करेंगे। समाज में लिखेंगे। फिर उसके बाद गोत्र व्यवस्था, उपजाति जो आप लिखे हैं, गोत्र व्यवस्था और उपजाति। और क्या क्या लिखे थे उसमें? इतना ही है ना। विवाह में एक और याद रखने, अगर वहां पे जन्म संस्कार है या मृत्यु संस्कार है, उसको भी यहीं पे बताएंगे। इसका मतलब यहां पर एक मेन पॉइंट होगा संस्कार, संस्कार, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति में आप एक चीज और ऐड कर लेंगे, गोदना। यहीं पे गोदना को भी एक्सप्लेन कर देंगे। हो गया। एक अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन उसको भी ऐड कर लेंगे, जनजाति पंचायत। कल इसको खत्म कर देंगे, जनजाति पंचायत को, जनजाति पंचायत पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। इतना आगे। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विशेषता। सांस्कृतिक विशेषता फिर से यहां पे बता देंगे पहले ही, प्रकृति या देवी देवता यहां पे फिर से एक बार, ठीक है। नंबर 2, अब इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे क्या किए जाएंगे? नृत्य किए जाएंगे, गीत गाए जाएंगे, ठीक है, लोक नाट्य भी किए जाएंगे, पढ़ेंगे आगे हम लोग। लोक नाट्य के साथ साथ कुछ कथाएं प्रचलित होगी, लोक कथाएं जिसको बोलेंगे, कुछ गाथाएं प्रचलित होगी, कुछ लोक गाथाएं प्रचलित होगी यहाँ पर, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे संस्कृति को दिखा रहा है हमारी शिल्प कला, हमारी शिल्प कला। इसमें बहुत सारे हम लोग पढ़े हैं, बांस का शिल्प से लेकर हमने लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, और पढ़ेंगे अभी हम लोग, बहुत सारे शिल्प कला हैं, ये भी कल्चर को दिखा रहा है। इसके बाद बहुत सारे जो आभूषण हैं या उनकी जो वेशभूषा है, इसको फिर से एक बार दिखा देंगे क्योंकि ये भी कल्चर का एक भाग है। इसके बाद आप बताएंगे कौन कौन सी बोली है इनकी, बोली के बारे में। हालांकि बोली सामाजिक में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। समाज में कम्युनिकेशन का माध्यम ही क्या है? बोली और भाषा ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद आप बोल सकते हो कोई विशेष वाद्य यंत्र किसी विशेष नृत्य पे कर रहे हैं, या कोई ऐसी जनजातियां हैं जो वाद्य यंत्र बनाती हैं, या कोई ऐसी जनजातियां हैं जो सिर्फ गीत गाने का काम करती हैं, जैसे प्रधान। तो ऐसी जनजातियों को आप स्पेसिफिक रूप से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही है सांस्कृतिक में, और कुछ है तो देख लेता हूँ मैं। पर्व त्योहार हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन उसको यहाँ पे कर सकते हो। अभी पर्व त्योहार हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी कल्चर में आ जाएगा पर्व और त्योहार, ठीक है। हाँ, पेय पदार्थ को सामाजिक में ही लिखेंगे आप। पेय पदार्थ जो है, अभी पेय पदार्थ सामाजिक वाले पोर्शन में डाल दो, ठीक है। पेय पदार्थ या फिर भोजन संस्कृति, जो भी भोजन संस्कृति होता है, कोई स्पेशल टाइप का कोई क्या बना रहा है, व्यंजन बना रहा है, तो आप उसमें भी डाल सकते हो, है ना। खान पान रहन सहन में ही, रीति रिवाज,
आगे नेक्स्ट, धार्मिक विशेषताएं, ये तो पता ही है, देवी देवता, इसमें बताना पड़ेगा। इसमें कुछ इनके कुछ धार्मिक नियम होंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। धार्मिक नियम में आपको पता है कि साल वृक्ष को कटाई नहीं करना है, ठीक है ना। धार्मिक नियम में आप पढ़े होंगे। टैबू भी चीज़ एक चीज़ है। इसके बाद टोटमवाद, बोंगावाद, या फिर आत्मा पूजा करते हैं। आत्मा पूजा क्या बोलते हैं भाई? डूमा पूजा, डूमा देव, याद है कि नहीं याद है? सब भूल गए? याद है ना? हाँ, तो ये सारे डायमेंशन को आपको बताना है यहाँ पे धार्मिक विशेषताओं में, ठीक है। इसके अलावा जादू परंपरा भी है, झाड़ फूक, झाड़ फूक, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे धार्मिक विशेषताओं में। ट्राइबल के जितना भी आप धार्मिक में जो मैं लिखाया हूँ, उस सारे डायमेंशन को इसमें आपको सोचना है। कोई भी ट्राइब्स को पूछे तो आपको पहले ये सोचकर दिमाग में रखना है। सोचना मतलब अभी लिखना पड़ेगा आपको, कम से कम 10-12 ट्राइब्स आपको रेडी करके ऐसा रखना है अभी से ही, ठीक है ना। आगे, धार्मिक के बाद आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता, आर्थिक में क्या क्या लिखोगे भाई? आर्थिक तो आसान ही है, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं इसको डिफाइन कर दो। अलग अलग महिलाएं और पुरुष, कुछ स्पेसिफिक काम महिलाएं कर रही है उसको इस महिलाओं में डाल दो, कुछ स्पेसिफिक काम पुरुष कर रहे हैं उसको पुरुषों में डाल दो, या फिर ऐसा कुछ विभाजन नहीं हुआ है तो रैंडमली डाल दो कि अगर यह मतलब लोहे गलाने का काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी है, कमार है, बांस शिल्प का काम कर रहे हैं, बांस से ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, बस खत्म। और सब में एक कॉमन चीज डाल देना आर्थिक विशेषता में, वनोपज संग्रहण, वनोपज संग्रहण और शिकार और घरेलू कार्य, ये मैक्सिमम है। महिलाएं तो घरेलू काम करेंगी ही करेंगी, जनजातियों का काम है वनोपज संग्रहण करना और शिकार, और बहुत सारे लोग शिल्प में भी हैं। तो ये कॉमन चीज है जो आपके आंसर में ये रहेगा ही। अब स्पेसिफिक रूप से जो मैंने लिखाया है विशेषता में ना कि ये काम करते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज है, इसमें ऐड हो जाएगा, बस खत्म बात, इतना ही है, ठीक। आगे, ये हो गया आर्थिक विशेषताएं भी, ठीक है, खत्म, इतना ही। अब इसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हो कुछ स्पेसिफिक, अगर समस्या है तो, किसी ट्राइबल को लेकर कोई समस्या है तो, जैसे कि 5 और 2 7, जो हमारी 7 पीवीटीजी हैं, है ना, विशेष जनजातियां, इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन होना चाहिए, झूम कृषि के कारण ये अभी भी क्या हुए हैं, पिछड़े जनजातियों में शामिल होते हैं। इसकी और बहुत सारी समस्याएं हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसके लिए जगह छोड़कर रखना, ठीक है। समस्या के बाद कुछ सरकारी सहायता इनको दी जा रही है, सरकारी सहायता स्पेसिफिक रूप से, उसको भी आप मेंशन करेंगे वहां पे लास्ट में। अभी इसके लिए जगह छोड़ दे रहे हैं ना, अभी फ्यूचर में जब पढ़ेंगे ना बहुत सारे करंट अफेयर योजनाएं, तो वहां पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि विशेष जनजाति के लिए अभी चल रहा है पीएम जनमन योजना, ट्राइबल्स के लिए चलाया जा रहा है नियद नन्नालार, ये सारी योजनाएं चल रही है, बहुत सारी है। मुख्यमंत्री 12 सूत्री कार्यक्रम विशेष जनजातियों के लिए, प्रधानमंत्री कार्यक्रम, विशेष विकास प्राधिकरण बनाया गया, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा प्राधिकरण, सारी चीजें बनाई गई है, उसको यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। तब जाकर क्या होता है, आपका एक आंसर रेडी होता है किसी भी एक ट्राइबल के लिए। बात समझ में आ गया? अब बन जाएगा ना, समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप अपने टेस्ट में इनको अभी मेंशन मत करना, ठीक है। वहां तक रहेगा 4-5, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक तक, यहीं पे आपको लिखना है, ठीक। किसका है? चलिए ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, समय है क्या अपने पास? एक नोट कर लेते जल्दी से, लो, पंचायत व्यवस्था, समय है हमारे पास, जल्दी खत्म हो जाए वही अच्छा है, मेरे को छुट्टी मिलेगा ना। अभी क्या चल रहा है, कौन सी तारीख है? 15, तो फिर ट्राइब्स खत्म हो जाएगा इस हफ्ते, फिर कल्चर, कल्चर बचा है, फिर कल्चर खत्म हो जाएगा, फिर छुट्टी अपना आराम, फिर शयन काल। पढ़ना पड़ेगा ना भाई, 26 जून को एग्जाम पे तो है। आगे,
उसके बाद जुड़ेंगे फिर। इस बार प्री निकलवाना है आप लोग का, है ना, ध्यान देना पड़ेगा इस बार। पीछे प्री निकालना है भाई इस बार, ठीक है ना। प्री नहीं रुकना चाहिए। कम से कम 1.5 लाख में 3,500 में आपको आना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है चीज को, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जितना बोला जा रहा है उतना करना है। प्री नहीं निकलना चाहिए, प्री मतलब रुकना नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा हूँ मैं, है ना। प्री निकलना चाहिए भाई, प्री कैसे नहीं निकलेगा, पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपको अति टाइप का, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा। उसके लिए हम लोग बैठे हैं फिर, ठीक। आगे जनजाति पंचायत व्यवस्था। अब देखो सिंपल सी बात है, जनजाति में पंचायत व्यवस्था में क्या हो रही है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर जनजातियां या फिर नॉन ट्राइबल जो है अभी भी सामाजिक स्तर पर न्याय देने का कार्य करती है। जैसे कि आप देखो, विवाह संबंधी कुछ समस्या आ गया, विवाह विच्छेद हो गया, या सामाजिक स्तर पर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, समाज के जिसने नियम को तोड़ा, है ना, या फिर किसने धार्मिक नियम को भी तोड़ा जो बनाया गया समाज के द्वारा, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने का, जैसा है वैसा ही बनाए रखना, या उसमें कुछ सुधार करना, या उसको कोई अगर ब्रेक कर रहा है तो दंड देने का जो काम करता है वो कौन तय करता है? जनजाति पंचायत करता है। बहुत सारे ऐसे नियम है जनजातियों में या फिर नॉन ट्राइबल में भी जो आज भी चल रहा है, और उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो समाज से क्या किए जाओगे? बहिष्कृत किए जाओगे, है ना। और वो जो नियम जो कानून जो चलाए जा रहे थे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको सरकार ने बाद में फिर कानून बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया है। बात समझ में, ठीक है ना। तो छोटा मोटा चीज नहीं है। लिखेंगे इसमें जनजाति पंचायत व्यवस्था। इसके तहत लिखेंगे आदिवासी समुदाय का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक स्वशासन तंत्र है। स्वशासन का मतलब होता है सेल्फ रूल, है ना। सामाजिक और राजनीतिक स्वशासन तंत्र है। स्वशासन मतलब अपना शासन, खुद के द्वारा किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो खुद क्या कर रहे हैं, उन लोग चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि अभी आ गया है ग्राम सभा में कौन सा एक्ट भाई? पेसा एक्ट। सुने ना, पेसा एक्ट। पेसा एक्ट का मतलब होता है कि जो ग्राम सभा के अनुमति के बिना वहां एक पत्ता नहीं हिल सकता है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। कुछ भी योजना इंप्लीमेंट करने से पहले ग्राम सभा को पूछना पड़ेगा। हालांकि बोलने का है, हंसदे वरण तो देखे ही हो, वहां पे भी तो ग्राम सभा है, वहां भी पेसा एक्ट लागू है, लेकिन सरपंच और सचिव को पता नहीं क्या पिलाए, ये लोग साइन कर दिए, ऐसा बोलते हैं, है ना। और परमिशन दे दिए कि यहाँ पे कोयला उत्खनन होना चाहिए। निकाल रहे हैं कोयला, कैसे करोगे आगे? क्योंकि सरकार कंट्रोल करना जानती चीजों को ना, इसीलिए तो सरकार। देखो पेसा एक्ट कब आया था भाई? कहाँ? हाँ पीछे 1995 की 96, हाँ 96, ठीक है 96 से बना हुआ है पैसा। और इम्प्लीमेंट कब हुआ है? अभी छत्तीसगढ़ में 2 साल हुआ है, 2 साल हुआ है। सोचो क्यों नहीं कर रही थी इम्प्लीमेंट? क्योंकि पता है सरकार को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। रेत निकालना है, रेत निकालना है, कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, कुछ भी करवाना है, पेड़ कटवाना है, तो कौन करेगी? सरकार। अब किसको करवाना पड़ेगा? ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। कुछ भी करने से पहले उसके नियम है, उसकी मर्जी के बिना आप गांव में कुछ नहीं कर सकते हो। बात समझा रहे ना। सरकार भी दिमाग लगाती है कि कोई भी योजना इंप्लीमेंट नहीं करेगी। जैसे मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे स्कीम होते हैं वनोपज संस्करण के लिए, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? अगर आप परमिशन नहीं दोगे पेड़ काटने का तो हम इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। पंचायत विभाग बोलेगा मनरेगा नहीं चलाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। ये है सरकार जो है ऐसी, लेकिन कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि कल ही की अभी देखियो ना, इधर रोड क्या बोलते हैं, क्या ये रोड है, आरके नगर रोड में पूरा अवैध जो इलाका है उसको हटाया गया है। देखियो देखियो नहीं देखियो। अपोलो चौक के पास सुने तो हो गए पेपर में, पेपर तो पढ़ नहीं रहे हो गया भैया, वही बंद हो गया होगा, है कि नहीं? 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा। तो अभी पढ़े होगे कि अपोलो जितने भी एरिया है सब हटाया गया है।
उसमें एक व्यक्ति जो है कोर्ट में स्टे लेके आया हुआ था कि भाई मेरा जो घर है उस पे मुझे कुछ दिन चाहिए, या फिर मेरा घर पूरा नहीं है अवैध रूप से, कुछ जगह जो है उसका वैध है, ठीक है ना। अब उसने एसपी और डीएसपी जब आए थे जेसीबी लेकर, उसने बताया कि फ़ोन के माध्यम से कि सर मेरा घर मत तोड़िए, जैसा वैसा जो भी है। उस बात को नहीं माने एसपी लोग, एसपी डीएसपी टीआई सब थे वहाँ पे। कोर्ट में गया, क्या नाम है अभी जज का, बहुत अच्छे जज, खतरनाक डिसीजन देते हैं। नहीं, रमेश सिन्हा, सिन्हा लोग तो खतरनाक रहते ही हैं। अभी वो जस्टिस हैं, जस्टिस नहीं, अभी नीचे जो है एक और, याद नहीं आ रहा मेरे को, वो आदेश दिए हैं। अभी 2:30 बजा हुआ है, 2:30 हुए हैं। 2:50 तक एसपी डीएसपी और टीआई अगर हाई कोर्ट में नहीं आए तो 3 बज के इनका सस्पेंशन ऑर्डर मैं डीआईजी से निकलवा दूंगा। ये आदेश दे दिए उन लोग। ये होता है पावर, जनता का पावर मजाक वाला नहीं है। बस आपको अपने न्याय मांगने आना चाहिए, अब उससे बड़ा कोई नहीं है भाई, समझा गया ना। 15 मिनट में एसपी डीएसपी और टीआई पहुंच गया वहां पे जज के सामने, समझा गया ना। किसी को भी सस्पेंड करवा देंगे उन लोग। सबसे बड़ा पावर किसके पास है? न्यायपालिका के पास। आपको भले लगेगा सोशल मीडिया में, अभी तो सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले ही आया है जज वाला जो पावर दिख रहा है आपको। इसके पहले पावर दिख रहा था कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर के, लोग का दिख रहा था। फिर बाद में समझ में आया नहीं भाई, इससे ऊपर भी है कोई, है कि नहीं। और उससे ऊपर भी कोई है जिसका नाम क्या है भाई? नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं। और उससे ऊपर भी है कोई, कौन है वो? ना, जनता। तो सबसे बड़ा पावर किसके पास है? जनता के पास। दिखा देगा वो भी, आज नहीं तो कल। ठीक है, लिखेंगे जल्दी से। नंबर 1 पॉइंट डालते जाएंगे। इस तंत्र के द्वारा ग्रामवासी अपने पारिवारिक मामले या पारिवारिक झगड़े, कॉमा करके लिखते जाएंगे, इसी में सारी चीजों को लिख दे रहा हूं मैं। महिला से दुर्व्यवहार, महिलाओं से दुर्व्यवहार, हालांकि आप पुरुषों से भी लिखना पड़ेगा। बाहरी व्यक्ति के द्वारा ग्रामीण मामलों में हस्तक्षेप करना, जमीन संबंधी बंटवारा। अभी भी देखो ना, बंटवारा जो है गांव वाले ही मिलकर करते हैं, कोई पटवारी या फिर कोई नया तहसीलदार नहीं आता है। जमीन संबंधी बंटवारा तथा शांति बनाए रखने संबंधी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। नंबर 2, गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला मड़ई, पर्व त्योहार, विवाह, भोज कार्यक्रम, भोजन इत्यादि कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। नंबर 3, धार्मिक वाला। ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, जादू टोना एवं नकारात्मक शक्तियों से गांव की सुरक्षा, धार्मिक दंड व्यवस्था, जादू टोना नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। उसके बाद क्या लिखा है हमें? धार्मिक दंड की व्यवस्था की जाती है।
नेक्स्ट, गांव के विभिन्न विकासात्मक कार्यों जैसे सड़क, स्कूल, फसल रखवाली, अंशदान या श्रमदान, गांव के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की सुरक्षा, इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन होते हैं किसी भी जनजाति और ट्राइबल पंचायत के कि अलग अलग डायमेंशन पे किस प्रकार से इन लोग कार्य करते हैं। बाकी इसके बारे में आगे डिटेल हम लोग कल देखेंगे। ठीक, इतना करके आपको आना है। ठीक है, शनिवार का आपका टेस्ट है, बताएंगे नहीं बताएं? बता दिए ना? हाँ, एग्जाम है आज? हाँ जाओ ना। कौन सा एग्जाम है आज? इंटरनल है, ठीक है, जाओ जाओ। इंटरनल मतलब लिखित होगा क्या? उसमें क्या नकल मारते हैं और क्या? नहीं मारते क्या नकल इंटरनल में? तो क्या किया फिर? कुछ नहीं, मजा नहीं किया। बिना नकल के स्कूल में निकल गए तो आगे मजाक कर रहा हूँ ना। आगे, हाँ कल जाओ ना, जाना तो ये बता रहा हूँ मैं कि 75 नंबर का ज्योग्राफी आएगा, 75 नंबर का ट्राइब्स आएगा। ठीक है, मेंस में जितना पढ़ाया गया है, ठीक है ना। ट्राइब्स में भी जितना हो जाएगा गुरुवार तक 150, 75 75 150 होता है क्या? 150 सिलेबस बढ़ाना है और बहुत हो जा रहा है। ये तो कुछ नहीं है अभी, ये तो पिक्चर चालू है अभी ट्रेलर ही चालू नहीं हुआ है कि नहीं? इसमें क्या याद करना है? जो पढ़े हो अभी तक एक नजर पन्ना पलटना है, आना है बस, खत्म। और क्या, एक बार रिवीजन करके आना है, ठीक है ना? एक बार रिवाइज करना है। पढ़ तो लिए हो गया अभी तक, अब नहीं पढ़े तो आपकी गलती है। हर दिन पढ़ना थोड़ा थोड़ा, फिर एग्जाम के पहले एक बार पन्ना पलट के आना है, बस खत्म। बस ये याद रखना, क्वेश्चन को लिखने से पहले दिमाग में फॉर्मेट बना लेना। हड़बड़ हड़बड़ अब स्कूल और कॉलेज में जो किए हो वो काम नहीं करना है कि दिखा पेन, ये लो टॉपिक दिखा, टोटम लिखो भाई, टोटम के बारे में पेज भर दिया, एक नंबर लिखा हूं माँ कसम। 15 में मेरे को कम से कम 12 तो मिलना ही चाहिए, है कि नहीं? पूरा पार्टी वार्टी दे दिए, और जब आया पेपर 15 में 2 ही नंबर दिए हैं यार। ये लोग टीचर लोग ना माँ कसम वो करते हैं, पारदर्शिता नहीं है, धोखा दे रहे हैं, दूसरे लोग को नंबर ज्यादा दे रहे हैं। ऐसे होता है ना, है कि नहीं? पढ़ेंगे खुद नहीं, फिर बोलेंगे ये कोचिंग में कुछ पढ़ाया नहीं। ऐसे होता है। थोड़ा सा पहले प्रश्न को पहले पढ़ लेना कि क्या पूछ रहे हैं, उसी पे फोकस करना है। ठीक है, चलो।